नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर आयुष एकेडमी में। तो मेरे प्यारे मित्रों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पेट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। आज हम लोग इसी पेट के बारे में जानेंगे, इसके सिलेबस के बारे में और इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसकी उपयोगिता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले इसकी उपयोगिता को समझते हैं। जो पेट एग्ज़ाम है इसलिए कराया जा रहा है कि जो धांधली है, धांधली को रोकने के लिए कराया जा रहा है। जैसे अभी बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ तो 2018 वाले में, तो उस वाले जो वैकेंसी है उसको रद्द कर दिया गया है इसी धांधली की वजह से। तो इस धांधली को रोकने की वजह से आयोग ने यह निर्णय लिया कि एक परीक्षा कराई जाएगी पीईटी की, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को। ठीक है, तो इसकी जो आवेदन है मेरे प्यारे मित्रों, ऑनलाइन आवेदन है। रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि है 25 तारीख से और इसी तारीख से आप लोग आवेदन करा रहे हैं 25 मई से। ठीक है, 25 मई से आवेदन कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर डिस्कस किया गया है और इसी तारीख से आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक, और इस तारीख से 21 जून तक, कितना 21 जून तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आप 21 जून तक इस पीईटी परीक्षा का जो आवेदन है आवेदन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन नीचे और है, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका मतलब यही है कि यदि आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। कब तक? 28 जून तक। ठीक है, 28 जून तक आपको एक सप्ताह का समय मिल रहा है और इसके बीच आपको क्या करा लेना है? संशोधन करा लेना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आयोग द्वारा यह कहा गया है कि देखिएगा आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। अतः द्विस्तरीय का क्या मतलब होता है? एक तो पेपर हो जाएगा ये पीईटी का, उसके बाद एक पेपर होगा मुख्य परीक्षा का। तो यह देखिए 2 पेपर हो जा रहा है, इसीलिए इसे द्विस्तरीय पेपर कहा जा रहा है, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली कहा जा रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। ठीक है, अतः अब जो भी यूपी SSSC आयोग जो भी परीक्षा करानी चाहेगी उसके लिए आपको पीईटी का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो पद पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी। मतलब इसका मतलब यह है मेरे प्यारे मित्रों कि इससे पहले जो भी यूपी SSSC के द्वारा वैकेंसी आई हुई है या फिर कराई जा रही है उसमें आपको पीईटी का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, अतः पीईटी लागू नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब मतलब अब जो कराई जा रही परीक्षा, अब जो कराई जाएगी उसमें आपको पीईटी का एग्ज़ाम अनिवार्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और आगे हम लोग कार्रवाई को समझते हैं, आगे लाइनों को समझते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन की अवधि, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, जो ऑनलाइन आवेदन की अवधि 25 मई से हो रही है और कब तक होगा? 21 जून तक। संशोधन की तिथि कितना है? 28 जून तक। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब आगे क्या दिया है इसको समझिएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी, देखिएगा यहाँ क्या करा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया, अतः जो कोई भी अभ्यर्थियों का पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अतः यदि आप पेट की परीक्षा को पास नहीं करते तो आप कोई भी एग्ज़ाम को देने लायक नहीं रह जाएंगे जो यूपी SSSC आयोग कराता है। ठीक है, ओके। और साथ ही क्या कह रहा है इसके देखिएगा, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता के परीक्षा परिणाम के स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। अतः यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, मतलब आपको बस इसको पास करना है और एक सर्टिफिकेट लेना है ताकि आप लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकें। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग आगे, तो मेरे प्यारे मित्रों अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों इसके लिए योग्यता बस कितना होना चाहिए? 10 पास होना चाहिए और उसके बाद 10+2 के लिए भी इसके लिए योग्यता यहाँ पर स्वीकार है। ठीक है, इसके लिए योग्यता स्वीकार है कि आप यदि 10 पास हैं तो आप पीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और यह मान्य होगा सिर्फ 1 साल के लिए, अभी आगे उसको भी बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आयु सीमा की, किसकी आयु सीमा की, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे मित्रों इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष से 40 वर्ष। देखिएगा 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक न हो, अतः 18 से 40 वर्ष के बीच में जो भी अभ्यर्थी हैं वह पीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि उनका जन्म 1 जुलाई 1981 से पहले न हुआ हो और 30 जून 2003 के बाद न हुआ, अतः 30 जून 2003 के बाद न हुआ।
मतलब कि जो जून का महीना 2003 का महीना है, जो 2003 तक पैदा हुए होंगे, जिनका जन्म 2003 में भी हुआ होगा जून के पहले, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ आगे कहा गया है कि 30 जून 1981 के बाद 1 जुलाई 2003 के बीच में जो लोग भी पैदा हुए होंगे, जो लोग भी जन्म लिए होंगे, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके मेरे प्यारे मित्रों। यदि बात किया जाए आरक्षण की, तो मेरे प्यारे मित्रों जैसे आरक्षण पहले मिल रहा था वैसे ही आरक्षण का रूल यहाँ पर भी लागू रहेगा। ठीक है, परीक्षा योजना ये तो बताया जाएगा जब जब जैसे भी होगा वो आयोग के द्वारा ही बताया जाएगा। ठीक है, ओके। आगे है स्कोर, आगे है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे लोग हैं खुद से करते हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर लेंगे। फॉर्म का जो विशेष विवरण होगा, जो भी अपना नाम पता वगैरह देना होगा, वो सब दे करके एक लास्ट में उसका फ़ी पे करेंगे, उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आगे की प्रक्रिया में देखिए जो फोटो होगा और आपका हस्ताक्षर होगा वो साफ साफ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। देखिए चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक और छाया नहीं होना चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक, अर्थात ये जो चिनमिश ठुड्डी होता है, ये दाढ़ी जिसको कहते हैं, उसके मतलब पूरा चेहरा कह सकते हैं आप। ठीक है, चेहरा जो है आपका साफ दिखता हो। ठीक है ओके। यदि चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, मतलब यदि आप चश्मा पहनते हैं तो उसमें भी आपको जो है कि अपनी जो आंखें खोल कर रखनी है और मतलब कैमरे में फ़ोटो में दिखना चाहिए। ठीक है, और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चश्मा पहनते हैं, ये धूप वाला चश्मा नहीं, दबंग वाला वहाँ चश्मा नहीं पहन के जाना। ठीक है, वहाँ पर जो आपको लगता है, अगर यदि आप नंबर वाला चश्मा पहनते हैं तो वो अलाउ है। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यही सब थोड़ी सी ये जानकारियाँ हैं और आते हैं हम सिलेबस पर। ठीक है, इसमें कुछ घोषणा की गई है। घोषणा में जैसे आप लोग समझ लीजिएगा, और हाँ इसमें यह समझिएगा आप लोग, जो इसमें भी निगेटिव मार्क है, 1/4 निगेटिव मार्क है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करते हैं कि किसके लिए कितनी वो लगेगी, किसके लिए कितना फ़ी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो सामान्य कैटेगरी के उनके लिए 185 रुपये है, अन्य पिछड़ा यानी कि OBC के लिए भी 185 है, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 95 है, और जो विकलांग हैं उनके लिए 25 है। ठीक है, 25 रुपये है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इसके सिलेबस के बारे में एक सेकेंड देखिए, ये है इसका सिलेबस। सिलेबस में 5 नंबर का पूछेगा भारतीय इतिहास। देखिए 5 नंबर का क्या पूछेगा, आपका भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके। भारतीय इतिहास में पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म पूछेगा। बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा, गौतम बुद्ध के बारे में पूछेगा। जैन धर्म से महावीर स्वामी के बारे में पूछेगा। मौर्य वंश से सम्राट अशोक के बारे में पूछेगा। गुप्त वंश से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछेगा, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, वर्धन वंश से हर्षवर्धन के बारे में, और राजपूत काल से आएगा प्रश्न। ठीक है, ये भारतीय इतिहास के तहत सिलेबस है। ठीक है, और सल्तनत काल से रहेगा, मुगल साम्राज्य से रहेगा। देखिए यहाँ पर किया गया है, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश जो अंग्रेज आए थे उनका उदय कैसे हुआ था, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद इतिहास के तहत ही आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह भी इतिहास ही है। अतः यह भी कितने नंबर का है, 5। हम कह सकते हैं जो इतिहास है हमारा कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है। जो ऊपर डिस्कस किया गया है, ये इतिहास का जो सिलेबस है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जो ऊपर डिस्कस किया गया है ये आपका प्राचीन हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री से है। ठीक है, और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है, यह मेरे प्यारे मित्रों यह आपका आधुनिक भारत से है। ठीक है, अतः 10 नंबर का क्या हो गया, आपका इतिहास हो गया। 5 नंबर का होगा आपका भूगोल। देखिए ज्योग्राफी होगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। इसमें क्या पूछेगा, नदी और नदियों की घाटी पूछेगा, भूजल संसाधन पूछ लेगा, पर्वत पहाड़ी और हिमनद, ये इसकी कुछ सिलेबस है। सिलेबस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर पूछेगा। आएंगे अगर भारतीय संविधान पर, तो भारतीय संविधान देखेंगे, इसकी जो मूलभूत विशेषता है। देखिए इसका जो सिलेबस है सिर्फ कहने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत सीमित सिलेबस है। देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन देखिए टॉपिक कितना दिया है। संविधान के बारे में आप देख लीजिए, जैसे दिया, केवल क्या दिया है इसमें, संविधान में क्या पूछेगा, सिर्फ इसकी मुख्य विशेषता पूछेगा, नीति निर्देशक
तत्व पूछेगा, मौलिक अधिकार पूछेगा, संसदीय प्रणाली पूछेगा और संसदीय प्रणाली के तहत जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके बारे में और केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में। उसके बाद उच्च न्यायालय जो यानी न्यायिक ढांचा मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। जिला प्रशासन के बारे में पूछेगा, फिर स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायती राज और नगर निगम के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विज्ञान और सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न रहेगा और प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 प्रश्न का रहेगा। अंकगणित मतलब गणित से 15 प्रश्न रहेगा। अभी नीचे दिखाएंगे, ये तो इतने से ये जो यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया गया है, 5 नंबर यहाँ से आएगा और 10 नंबर पाई चार्ट वाला जो चैप्टर लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ से आएगा, ठीक है। तो 10 5 15 नंबर गणित से हो जाएगा और हिंदी से भी वैसे ही रहेगा। अभी दिखा रहा है, जैसे आप आइए यहाँ पर देखिए, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है देखिए, अपठित, यहाँ पर देखिएगा, अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन एवं विश्लेषण, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा, अतः 2 बार रहेगा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन। मतलब इस प्रकार समझ लीजिए कि आपको कुछ गद्यांश लिखा रहेगा, उसके आधार पर आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और वही आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, उसके बाद अगर गणित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान हो गया और यहाँ पर विज्ञान भी हो गया, गणित भी हो गया, सामान्य हिंदी को हमने देखा यहाँ पर 5 है, वहाँ पर 10 और 10 5 15 हो गया। उसके बाद आपकी जो रीजनिंग होती है, ठीक है, तर्क शक्ति, यहाँ पर 5 है और 5 ग्राफ से रहेगा, ठीक है। जो रीजनिंग ग्राफ वाला होता है उसको भी हम पढ़ाया नहीं है, उसको भी पढ़ा देंगे। वहाँ से 10 नंबर का वहाँ रहेगा, 10 और 5 15 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा। अतः कहने का मतलब है कि 15 नंबर मैथ हो जाएगा, 15 नंबर रीजनिंग हो जाएगा और 15 नंबर हिंदी हो जाएगा। अतः जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट यही है, हिंदी, रीजनिंग और गणित, ठीक है। उसके बाद समसामयिकी, करंट का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहेगा, चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं करंट जो है 10 नंबर का पूछेगा, तो करंट भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं सामान्य जागरूकता के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत ही सरल है। भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, ये नॉर्मली सबको याद रहता है, ठीक है। और आप अगर न तैयार हो तो इसको तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको तैयार करवा देंगे। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में कुछ रहेगी बेसिक जानकारी यानी कि, ठीक है। बेसिक जानकारी रहेंगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, देख लीजिए, ये समाज जागरूकता का सिलेबस है। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में रहेगा, ठीक है। और आगे देखेंगे, ये जो ग्राफ की बात कर रहा था मैं, ग्राफ एवं व्याख्या विश्लेषण, ये देखिए मैथ का है, ठीक है। 10 नंबर यहाँ से रहेगा और तालिका यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको ऐसे समझिए, 10 नंबर मैथ का यहाँ है, 10 नंबर मैथ रीजनिंग का यहाँ, 10 10 यहाँ और 5 5 वहाँ, 10 5 15 15, ठीक है। और हिंदी का भी 15 दे, यानी कि 45 नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, और प्रश्न कितना रहेगा, यदि आपको डाउट हो, प्रश्न कुल रहेगा 100, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, ठीक है। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो तैयारी जम के कीजिए, जो भी आप लोगों को पूछना हो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी कर लीजिएगा, बस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पीठ के बारे में डिस्कशन। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप लोग कमेंट के जरिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।